नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी पर प्रस्तुत है हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव का खास पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं। सुर्खियों में। नमस्कार। हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री कहते हैं हम अमृत काल में चल रहे हैं। जी हाँ, जब देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 100 साल होंगे तब तक हमें वो सब काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हुए हैं जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। और जो अगले 25 साल थे, यानी कि अब तो करीब 23-24 साल का 22-23 साल का वक्त बचा है और इन समय में अब हमें पराक्रम की पराकाष्ठा करना है, वो सब काम करना है जो अब तक आज़ादी के बाद से नहीं हुए हैं विकसित भारत बनने के लिए। ऐसे में कोई वो क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए जिससे विकसित भारत बनने की कोई कसर देखा जाए तो छूटी जाए। ऐसे में सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ऐसे में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की बात हो रही है। हाल में संसद में ये बिल आया और ये बिल पास भी हो गया, जिसे कहा गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे विकसित भारत जी राम जी कहा गया। मनरेगा आपने सुना होगा, पहले मनरेगा हुआ करती थी और मनरेगा को और अच्छा बनाकर उसमें उसके कई प्रावधानों को बदलकर उसमें और ज़्यादा मजदूरों को इसका फ़ायदा पहुँचे, देश के एक बड़े वर्ग को इसका फ़ायदा पहुँचे, इस उद्देश्य के साथ इस मोदी सरकार जो है इस विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर आई है। और आज इसी को समझेंगे कि आखिर ये अधिनियम किस तरीके का है। हमारे साथ प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर, और भारत के लोगों को, खासकर मजदूरों को, किसानों को ये विषय समझ में आए कि आखिर ये मोदी सरकार इसको किस उद्देश्य के साथ लेकर आई है। हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ इसको समझना, सरल भाषा में उन तक ये चीज़ें पहुँचें। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम है, मनरेगा पहले चलता था, अब उसकी जगह पर ये हो गया है, क्या बदलाव है और इसके पीछे का उद्देश्य और भाव क्या है? देखिए, एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन है। इस योजना ने एक बहुत ही लंबी यात्रा देखी है। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ, अब ये एक अलग नाम से है। पर सिर्फ इसमें नाम बदलना नहीं पूरी तरह से, क्योंकि देखिए किसी योजना को जब 20-25 साल हो जाते हैं तो ज़रूर सरकारों का ये लक्ष्य होता है कि उसकी समीक्षा करें, उसके बारे में सोचें। मुझे ध्यान में आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर कहा था एक बार मनरेगा के बारे में बोलते हुए कि मैं इसको चलाऊँगा और इसे कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरह से भ्रष्टाचार का स्मारक है। उस समय भी मुझे लगा था जरूर इस योजना के बारे में सरकार बहुत गंभीरता से कुछ न कुछ विचार कर रही है। तो ये सिर्फ नाम बदलना या सिर्फ योजना को एक नए नाम से लेकर के आना उतना भर नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इस समय स्थायी विकास की चर्चा चल रही है। हम सब जगह स्थायी विकास के गोल्स को अचीव कर रहे हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो जो बना बनाया ढल रहा है उससे हमें अलग होना पड़ेगा। क्योंकि 20 वर्षों में इस योजना ने गाँव में क्या परिवर्तन लाया हमारे सामने है, उसके रिसर्च हमारे सामने है कि बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। और इस नाते किस तरह से स्थायी विकास हो सके, जिन संरचनाओं पे हम काम कर सके, उन चीज़ों पे हम काम कर सके जिस पे अभी काम होना शेष है। तो एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने वाली योजना है, और एक ऐसी योजना है जो लोगों में स्किल्ड मैन पावर का विकास भी करेगी और गाँव को समर्थ बनाने में, गाँव में स्थायी अधोसंरचना खड़ी करने में भी ये सहायक बनने वाली है। इसके लक्ष्यों को अगर हम देखेंगे तो बड़े व्यापक लक्ष्य हैं जो हमारे ग्रामीण भारत का चेहरा बदल करके रख देंगे। सर ये जो है, ये अधिनियम मनरेगा से किस प्रकार अलग है, कैसे इसको कहा जाए? क्योंकि पहले भी देश में मनरेगा चल रही थी, लेकिन ये वीबी जी राम जी उससे किस तरीके से भिन्न है, क्या वो इसके प्रावधान हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, इसकी सबसे जो बड़ी बात है कि मनरेगा जो है आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। तो पहला जो सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे ये 25% की वृद्धि आपके रोजगार में करती है। ये 125 दिन की गारंटी आपको दे के जा रही है। दूसरी बात, इसमें जिस तरह के कामों के विचार किया गया है कि पहले हाथ फावड़े,
कुदाल से होने वाले काम यानी हाथ से किए जाने वाले काम ही ज़्यादा इसमें दिखते थे। और कब तक हिंदुस्तान का जो किसान है वो फावड़ा कुदाल से चलता रहेगा? एक नया भारत बन रहा है, एक नई तरह की नौजवानी आ रही है, नए तरह के लोग हैं जो स्किल्ड भी हैं, जो नए तरह से चीज़ों को बनाना चाहते हैं, अपने गाँव में स्थायी और श्रेष्ठ संरचनाएँ खड़ी करना चाहते हैं। तो कब तक हिंदुस्तान गड्ढा खोदता रहेगा, गड्ढे में पानी भरता रहेगा? तो एक नई तरह की सोच है जिसमें न सिर्फ उनके रोजगार के समय बढ़ाए गए हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है, जिसके नाते ग्रामीण भारत का चेहरा बदल सकता है। इसका सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मनरेगा का आज 20 साल होने जा रहा है, पर अभी भी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण भारत की है कि गांव में आपको सिर्फ बुजुर्ग दिखेंगे। एक बड़ी तरह से पलायन हर क्षेत्र में आप देखेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक गांव नौजवानों से खाली हैं। नौजवान शहरों की तरफ जाने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनको उस तरह का काम नहीं मिलता जिस काम के लिए वो स्वप्न देखते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है पलायन को रोकने का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, गांव में ऐसी अधोसंरचनाएं खड़ी करने का जिसके आधार पर वहां का स्थायी विकास हो सके, गांव जो है एक नए स्वप्न देख सकें। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक लक्ष्य है। कैसे बदलेगी सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जिस तरह से हम गांव में काम कर रहे थे उसमें स्थायी संरचनाएं नहीं खड़ी हो रही हैं। जो संरचनाएं खड़ी हो रही हैं वो तात्कालिक हैं। आज का आपका पेट भर गया, आज की आपकी ज़िंदगी चल गई, आज की आपकी दिहाड़ी चल गई, इस पर फोकस है। जब गांव में स्थायी संरचनाएं खड़ी होंगी जिसमें बहुत सारी अलग जो प्रोसेसिंग है, सिर्फ मतलब एक पानी, तालाब, जल, सड़क, इतनी बातें नहीं हैं, बल्कि उसके आगे बढ़ कर के हम फूड से लेके हर चीज़ पे जा रहे हैं, अधोसंरचना पे जा रहे हैं, बाकी चीज़ों पे जा रहे हैं कि गांव कैसे बदल सकता है, गांव में क्या क्या संरचनाएं खड़ी हो सकती हैं जिसके नाते गांव में स्थायी विकास हो, गांव में लोग रहना चाहें, गांव में उनके स्थान पर उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिल सके। हम ऐसी संरचनाएं खड़ी करें जो बाद में भी हमारे लिए रोजगार देने का एक कारण बन सके। किसानों के लिए ये कितना मतलब लाभकारी हो सकता है आपको लगता है इस योजना से? देखिए, मुझे लगता है जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर ही केंद्रित है। गांव में जो वही लोग बचे हुए हैं जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक या तो ग्रामीण क्षेत्र में वही लोग हैं, या तो खेती के काम जुड़े हुए हैं या किसी की मजदूरी कर रहे हैं। तीसरा कोई व्यक्ति गांव के अंदर आज की तारीख में नहीं है। बहुत अल्प वेतन पर भी लोग शहरों में जाकर के काम करने के लिए विवश हैं, क्योंकि गांव में उनको कोई काम नहीं है, गांव में कोई ऐसी संरचनाएं नहीं है, गांव में किसी तरह का ऐसा काम नहीं कि वो कर सकें। तो इस नाते जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो रही है कि खेती किसानी से अलग उठ करके और क्या क्या हम गाँव में कर सकते हैं, क्या क्या गाँव की संभावनाएं हैं, उसका विचार करने का बहुत सारा इसमें कानून भी जिक्र करता है। इसके अलावा राज्यों पर भी छोड़ा है कि राज्य अपनी प्राथमिकताएं कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता होगी वो उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता नहीं है, जो मध्य प्रदेश की प्राथमिकता है वो नॉर्थ ईस्ट के गाँव की प्राथमिकता नहीं है। इस नाते इसको ओपन छोड़ा है कि राज्य भी, क्योंकि इसमें अब राज्य भी आएंगे, राज्य भी हिस्सेदारी करेंगे। पहले इस योजना 100% भारत सरकार पर निर्भर थी, भारत सरकार के वित्त से चलने वाली थी। अब राज्य सरकारें भी इसमें लगभग 40% का निवेश करेंगी। तो इस नाते राज्य का भी शेयर होगा और मुझे लगता है संघीय ढांचे को भी ये मजबूत करने वाली है। और स्थानीयता सह राष्ट्रीयता, स्थानीयता के साथ राष्ट्रीय जो भावनाएं हैं उसको लेकर किस तरह से चला जा सकता है और एक संघीय ढांचा कैसे मजबूत हो सकता है, उसको लेकर के राज्यों को भी इस योजना में काफ़ी अधिकार मिलेंगे। राज्यों को अधिकार भी मिलेंगे, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी भी आपको लगता है बढ़ेगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राज्यों को मौसम आधारित परिस्थितियों को देखते हुए रोजगार कैसे देना है मजदूरों को, इस पूरे अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इस पर भी राज्यों को मेहनत करनी है, राज्यों को इस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से देखिए क्या है, जब एक ओपन फोरम है, अब ये उस तरह से बधी हुई चीज़ें नहीं कि इसमें यही आपको करना है। सरकार ने थोड़ा इसको ओपन किया है कि आप अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर, अपने राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर, अपने राज्य के किसानों की आवश्यकताओं के आधार पर, वहाँ के ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध सुविधाओं असुविधाओं के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं राज्य तय कर सकते हैं। इसलिए राज्य की भूमिका बहुत बड़ी हो गई और मुझे लगता है क्योंकि ये जो नेतृत्व है वर्तमान सरकार का वो राज्यों से आता है, इसलिए उसको राज्य की संवेदना का पता है। जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं 12 वर्षों तक एक विकसित राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ के, है ना। हमारे गृह मंत्री भी राज्य मंत्री रहे हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस तरह राज्य की जो पीड़ाएं हैं, राज्य का जो दर्द है, राज्यों की जो समस्याएं हैं वह भी कहीं ना कहीं इसमें संबोधित की जा रही हैं, क्योंकि जो नेतृत्व है वह राज्य की भावनाओं को भी समझ रहा है और क्योंकि केंद्र के नेतृत्व में है ही वो, तो एक तरह समन्वय बना करके किस तरह से राज्य और केंद्र सरकारों के समन्वय से
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को समुन्नत किया जा सके, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, या राष्ट्रीय आवश्यकताओं या राष्ट्रीय सपनों को पूरा किया जा सके। एक समन्वित भावना इसके अंदर मुझे कम से कम दिखती है। कई लोग कह रहे हैं कि समस्या क्या थी, मनरेगा से समस्या क्या थी। वो ये कह रहे हैं कि अच्छी खासी चल रही थी, इसमें समस्या दिक्कत वाली बात क्या थी, क्यों अचानक से लेकर आए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सरकार इसको लेकर आई है, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें थी, नकारात्मकताएं थी उसके अंदर या समस्याएं थी उसके अंदर, जिसका सामना किसान को भी करना पड़ता था, मजदूर को भी करना पड़ता था, जो अब वो खत्म करने का काम सरकार ने किया है। देखिए, मूल बात है कि मनरेगा कोई किसान केंद्रित व्यवस्था तो थी नहीं। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, जिनके पास जीवन यापन का संकट है या उनके पास बहुत धनाभाव है और किसी प्रकार का रोजगार उनके पास नहीं है, मूल तो यही था कि कम से कम हम पलायन थोड़ा रोक सकें, अपने गांव के स्तर पर ही उनको कुछ ना कुछ रोजगार दे सकें और उनको गांव में रोकने की व्यवस्था हो सके। और लेकिन इसकी क्या हो रहा है कि धन का प्रवाह तो यथावत है कि धन तो खर्च हो रहा है, पर उससे अर्जित क्या हो रहा है, समाज को प्राप्त क्या हो रहा है। क्या जो संरचनाएं वो खड़ी कर रहे हैं वो स्थायी संरचनाएं हैं? क्या उन संरचनाओं के आधार पर ग्रामीण विकास हो सकता है? क्या गांव में कोई मतलब स्थायी विकास खड़ा हो रहा है? तो ये बहुत सारी चैलेंजेस थी। दूसरा, धन के प्रवाह के साथ साथ भ्रष्टाचार की समस्या जुड़ी हुई थी। पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा तो रहा है केंद्र से, पर उसका उपयोग क्या है? तो क्या उसके नाते ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया है? क्या गाँव से पलायन रुका है? क्या स्थायी संरचनाएं हम खड़ी कर पा रहे हैं? क्या अन्य क्षेत्रों में हम उसको कर सकते हैं? मतलब एक तरह से बहुत ही एक जड़ता की स्थिति मुझे लगता है, क्योंकि देखिए कोई भी समाज जो है बहुत लंबे समय तक, जब ये योजना बनी थे निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ रही होगी, उस समय के सरकारों ने बहुत विचार करके उसको किया होगा, पर आज इस योजना को 2 दशक बीत चुके हैं। 2 दशक में पूरा का पूरा हिंदुस्तान बदल गया है, पूरी इकोनॉमी बदल गई हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का जीवन बदल गया, हिंदुस्तान की आवश्यकताएं बदल गई हैं, गाँव बदल गए, हमारे परिवेश बदल गए, घरों की आवश्यकताएं बदल गई। तो उस बदली हुई आवश्यकताओं में, योजना में अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो एक जड़ता एक योजना में आती है। क्योंकि देखिए, समाज सतत प्रवाहमान है, हम बढ़े मत बढ़े, समाज तो आगे बढ़ेगा, समाज की जरूरतें बदलेंगी। तो मुझे लगता है समाज गांव की, शहरों की जरूरतों को देखते हुए एक बदले हुए समाज की आवश्यकता क्या है, एक विकसित भारत का स्वप्न लेकर एक सरकार चल रही है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, राज्य और गांव सहयोग कैसे कर सकते हैं इसमें। तो उन आवश्यकताओं को देखते हुए मुझे लगता है इस योजना में बहुत खुलापन है, बड़ी उदारता है और रोजगार गारंटी के दिनों में वृद्धि भी है। लेकिन पहले तो रोजगार गारंटी अकेला था उसमें, लेकिन अब आजीविका को भी इसमें शामिल किया गया है। ये आजीविका को शामिल करना सरकार की मंशा, मोदी सरकार की मंशा क्या कुछ कहती है? देखिए, मूल बात यह है कि कोई भी सरकार ये चाहती है कि उसकी जो योजनाएं हैं उसको यश दे करके जाए। कोई सरकार अलोकप्रिय नहीं होना चाहती, बड़ी सीधी सी बात है। और इसलिए इस योजना के साथ आयुष, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न इस समय रोजगार का प्रश्न पूरे देश में बना हुआ है कि लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। और हम ये जानते हैं कि सरकार हर व्यक्ति को रोजगार दे नहीं सकती, हर व्यक्ति के लिए रोजगार उपलब्ध कराया नहीं जा सकता। और जिस तरह गाँव उजड़ रहे हैं, जिस तरह गाँव से पलायन हो रहा है, जिस तरह खेती सिकुड़ रही है, लोग खेतों की तरफ से, गाँव की तरफ से मुंह मोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण समाज के सामने चिंता के बहुत गहरे बादल हैं। इसलिए एक बार फिर से जो एक गांधी का सपना है ग्राम स्वराज्य का, चलो गांव की ओर, पूरा गांव की वापसी हो, गांव की तरफ वापसी हो, ऐसी संरचनाएं गांव के अंदर खड़ी हों जिसके नाते गांव में रहने का आकर्षण बने। जो आकर्षण आज शहर बने हुए हैं वो गांव भी एक आकर्षण का केंद्र बने। इसके नाते हमें नई संरचनाएं खड़ी करनी पड़ेगी और नए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ फावला, कुदाल और हाथ से किए जाने वाले कामों के आधार पर नहीं, बल्कि उन कामों के आधार पर जिससे गाँव का चेहरा बदल सकता है। सर, लेकिन सवाल एक यहाँ ये भी उठता है ना कि मनरेगा कोई साल 2-5 साल पहले तो आई नहीं थी, कई सालों से चल रही थी। क्या समय रहते मनरेगा में बदलाव नहीं किए गए थे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, नाम परिवर्तन तो हुआ है कि नरेगा से मनरेगा हुआ, और उसके बजट एलोकेशन की जब आप बात करेंगे तो लगातार आप देखेंगे इधर पिछले जो मोदी सरकार में भी और जो एनडीए की सरकार है, इसने लगातार इसके बजट एलोकेशन कम नहीं किया, लगातार बजट एलोकेशन बढ़ाया है। बजट एलोकेशन बढ़ने के बावजूद भी सरकार को यह समीक्षा करने का अधिकार है कि ये जो इतना बजट भारत सरकार खर्च कर रही है वो कहाँ जा रहा है। आप देखेंगे जब शुरू हुई थी योजना, आज उस योजना का बजट लगभग जो है 10 गुना हो गया है। तो मतलब लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है, लगातार इसमें धन वृद्धि हो रही है, इसके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, पर सरकार को यह समीक्षा करने का अधिकार है कि आखिर जो धन जा रहा है उससे हम एक स्थायी विकास खड़ा कर रहे हैं या धन वो सिर्फ जो है तात्कालिक राहत समाज को देके जा रहा, समाज को भी इससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि 125 दिन तो तय किए गए हैं, लेकिन उस 125 दिन में भी एक समय सीमा ऐसी बनाई है कि अगर इतने दिनों में रोजगार नहीं मिलता है तो एक भत्ता भी देना होगा।
तो ये जो भत्ता, यानी कि सरकार की मंशा ये है कि जो लाभार्थी है वो मजदूर नहीं कह रही है, वो लाभार्थी है जो इस योजना के साथ जुड़ेगा, अपनी आजीविका के साथ आगे बढ़ेगा, अपना जीवन यापन करेगा, लेकिन सरकार उसकी फाइनेंशियल परेशानियां जो है वो ना आए उसके सामने, उसका ध्यान दे रही है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जब सरकार आई उस समय तत्काल जो प्रधानमंत्री महोदय ने गाँव की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही किसान सम्मान निधि प्रारंभ की। तो किसान निधि सम्मान निधि भी इस प्रकार का एक उपक्रम था कि जो है किसानों तक सीधे कुछ डायरेक्ट बेनिफिट उन तक पहुँचे, क्योंकि वो खेतों के अंदर काम कर रहे हैं, वो ऐसा घर नहीं बैठे हुए हैं, उनके जीवन की दूसरी आवश्यकताएं भी हैं, परिवार की आवश्यकताएं हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, उनकी शिक्षा की ज़रूरतें हैं। तो एक बेनिफिट देने का प्रयास किया समाज को। इस योजना को लगभग उसी स्तर पर लेके जाने की कोशिश है कि लोगों तक डायरेक्ट, क्योंकि सारा पैसा अब लोगों के खाते में जा रहा है। जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जनधन खाते खुलवाने का उद्देश्य यही था कि जो पाइपलाइन है जिसमें पैसा बह जा रहा था, जो पैसा लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, मस्टर रोल चलते थे, उन मस्टर रोल में नकली नाम दर्ज करके उनकी पेमेंट हो जाया करती थी। ये सारे संकट इस देश ने देखे हैं। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे अपनी सभाओं में। मैंने स्वयं उनको एक सभा में कहते हुए सुना था कि हम अगर 1 रुपया भेजते तो 15 पैसा पहुंचता है। इस पीड़ा से जो देश जूझ रहा था उसका समाधान एक नई जो टेक्नोलॉजी आई है, न्यू इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से सरकार ने करने का प्रयास किया है। इस योजना के माध्यम से भी लोगों तक धन पहुंचे, लोगों के जीवन परिवर्तन आए, लोग स्थायी विकास की तरफ बढ़ें और विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको साकार करने में। देखिए, शहरों के विकास से आज हमारी बड़ी बड़ी अधोसंरचनाएं खड़ी हैं। सिर्फ शहरों के विकास से देश विकसित हो जाएगा ऐसा, देश का कोई हिस्सा अगर विकास की दौड़ से अछूता है तो भारत विकसित नहीं बन सकता। ये योजना जो है उस सपने को संबोधित कर रही है और मुझे लगता है कि ये योजना भी एक बार एक्सपेरिमेंट होने दीजिए, इसको एक बार 2, 4, 5 साल चलने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए, इसकी भी समीक्षा होगी। कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है, इसलिए अपने कामों को करना, जमीन पर उसकी समीक्षा करना। अब तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, AI गवर्न टूल्स हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम अपने पैसे का एलोकेशन देख सकते हैं, विकास योजनाओं की क्या जमीन पे क्या उपस्थिति उसको देख सकते हैं। तो अब क्योंकि बहुत एक स्मार्ट भारत है, एक स्मार्ट दुनिया बन रही है जिसमें अब मॉनिटरिंग